अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब 1945 के बाद अमेरिका का एक महाशक्ति के रूप में उभार होता है। विश्व की शक्ति के रूप में एक उभरती है अमेरिका। तो 1945 में एक हमें नई घटना देखने को मिलती है। तो इसका सोवियत यूनियन के साथ, यानी कि सोवियत संघ के साथ, यूनियन का मतलब होता है संघ, सोवियत संघ के साथ एक कन्फ्लिक्ट चलता है, संघर्ष चलता है। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई होगी, कि आपस में मारपीट होगी तो उसी को संघर्ष बोलेंगे। संघर्ष चलता है जिसने दुनिया के लगभग हर हिस्से को प्रभावित किया, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यही इसका मतलब है। तो क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, एक तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, उत्तर अटलांटिक महासागर, एंड फिर इसको पार करने के बाद ये यूरोप आ जाता है। तो 1945 के बाद एक तो अमेरिका और दूसरा ये रशिया आपको दिख रहा है, और ये इसके साथ कुछ लगते हुए हिस्से हैं, इसको सोवियत संघ कहा जाता था, यही लिखा हुआ यहाँ पे। ये वाले कुछ हिस्से हैं जो सोवियत संघ कहलाते थे। 1991 में 15 हिस्सों में टूट जाते हैं। यूक्रेन भी सोवियत संघ का ही हिस्सा थे। आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। तो रशिया क्यों उसके साथ लड़ाई कर रहा है? क्योंकि रशिया मान रहा है कि यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, सोवियत संघ का एक हिस्सा था। एंड जब रशिया एक बड़े रूप में था तब यह उसका एक हिस्सा था, इसलिए इसकी टेरिटरी के ऊपर सोवियत रशिया का अधिकार है। तो 1945 के बाद एक तो सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरे। एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स का मतलब क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के वेस्टर्न हिस्से में, इस वाले हिस्से में रहने वाले जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर का मतलब क्या है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो रिसर्च करते हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, व्हाटएवर, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके द्वारा इस बात के ऊपर जोर दिया जाने लगा कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि जो दो देश आपस में दोस्त हुआ करते थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो दो देश दोस्त हुआ करते थे, आज वो दुश्मन बन गए हैं। एंड दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। तो उस दौरान सोवियत संघ और अमेरिका दोनों दोस्त के रूप में लड़े थे, ठीक है, ये मित्र राष्ट्रों में आ रहे थे। तो इसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया जाता है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि दोस्तों को दुश्मन बनना पड़ा 1945 के बाद। उसके बाद द राइज ऑफ द यूएसएसआर एज ए ग्लोबल पावर आफ्टर 1945 इज इक्वली क्रूशियल इन दिस पीरियड। तो इस दौरान 1945 के बाद सोवियत संघ, यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ है यहाँ पे, सोवियत संघ का भी एक महाशक्ति के रूप में उद्भव विश्व राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। जो मास्को था, मास्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया की राजधानी है मास्को। एंड सोवियत संघ की राजधानी भी क्या थी? मास्को ही थी। आगे का पॉइंट मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। तो सोवियत संघ ये है। एंड यूरोप दो हिस्सों में बंटा हुआ है। जब मैं ईस्टर्न यूरोपियन की बात करता हूँ तो मैं पूर्वी यूरोप की बात कर रहा हूँ, जब मैं वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ तो मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। तो ये वेस्टर्न यूरोप है, जिसके ऊपर किस विचारधारा का प्रभाव था? अमेरिका की विचारधारा का प्रभाव था। एंड 1945 के बाद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, पूर्व के यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर किस विचारधारा का प्रभाव था? सोवियत संघ की विचारधारा का प्रभाव था। एंड सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवाद। इसी के साथ एक और पॉइंट आगे बताया है, वो ये बताया है कि साम्यवाद एक विचारधारा सोवियत संघ में जब आती है तो वह ईस्टर्न यूरोप यानी कि पूर्व के देशों में, पूर्व यूरोपीय देशों में तो अपना प्रभाव जमाते हैं, उसके साथ साथ ही चाइना के अंदर भी अपना प्रभाव जमा लेते हैं। एंड अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी दुनिया के कुछ देश, ऐसे देश जो अभी आज़ाद हो रहे थे। अब तीसरी दुनिया के देश कौन से आएंगे? पहला विश्व कहा जाता है अमेरिका को, दूसरा विश्व कहा जाता है सोवियत संघ को, और तीसरा विश्व किसको कहा जाता है? जो गरीब देश हैं, जो 1945 के बाद आज़ाद होना शुरू होते हैं। पहले विश्व में वो वाले देश आते हैं जो अमेरिका के पिछलग्गू थे। दूसरे विश्व में वो वाले देश आएंगे जो सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित देश थे। एंड तीसरी दुनिया के देश कौन से थे? गरीब देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो 1945 के बाद आज़ाद होना शुरू होते हैं। तो 1945 के बाद इंडिया भी आज़ाद हुआ है, तो इंडिया को भी आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री ले सकते हैं, तीसरी दुनिया के देश। एंड उसी के साथ तीसरी दुनिया के और कौन कौन से देश आएंगे? तीसरी दुनिया के देश, एक तो एशियन, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी देश दिख रहे हैं ये तीसरी दुनिया के देश हैं। एंड ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये भी तीसरी दुनिया के देश ही कहलाते हैं। तो तीसरी दुनिया के वो देश जो गरीब थे, ये सारे के सारे देश, एक तो मैंने बताया ईस्टर्न यूरोपियन, पूर्वी यूरोप के देश, उसी के साथ मैंने बताया चाइना। एंड तीसरी दुनिया के देश साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। एंड
ये चिंता अमेरिका को सताने लग पड़ी थी एंड सोवियत संघ इनके ऊपर अपना वैचारिक प्रभाव जमाना चाह रहा था। एंड सोवियत संघ की विचारधारा क्या थी? साम्यवाद। साम्यवाद क्या कहता है? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, केवल आप एक बार अपनी जो जंजीरें बांधी हैं उनको त्याग दो और क्रांति कर दो। किनके खिलाफ? कैपिटलिस्ट के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा के आधार पर क्रांति होने वाला पहला देश था रशिया, जिसको सोवियत संघ कहा जाता है। एंड सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद है। एंड साम्यवाद क्या है? पढ़ा है साम्यवाद के बारे में? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड करता है, एक हैव्स एंड हैव नॉट्स। एक वो लोग जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, दूसरे वो लोग जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं है, जो गरीब हैं, मजदूर हैं। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि आप क्रांति कीजिए। एंड कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर सबसे पहले क्रांति रशिया के अंदर हुई थी। उसके बाद चाइना भी इससे प्रभावित होता है। चाइना में भी कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर क्रांति होती है। आज तक चाइना के अंदर साम्यवाद का प्रभाव है। बेशक 1991 में साम्यवाद का प्रभाव यूएसएसआर से खत्म हो गया, परंतु चाइना में अभी तक बना हुआ है। इसी के साथ तीसरी दुनिया के देश भी इससे प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी गरीबी थी। जब कार्ल मार्क्स के द्वारा समानता की बात करी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया का हर नेता उससे प्रभावित होने वाला है। इनफैक्ट भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी भी साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो प्लानिंग के बारे में जानते होंगे। एंड प्लानिंग कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1950, 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते थे कि हम साम्यवाद, जिस तरीके से रशिया ने अपनी प्रगति करी है उसी तरीके से हम भी बड़े बड़े उद्योग लगाकर तरक्की करेंगे, अपनी उन्नति करेंगे। हालांकि वो वाला मॉडल 1990 तक आते आते विफल होता हुआ दिखा। इसी का परिणाम हमें देखने को मिला कि भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है। एंड 1991 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा रिफॉर्म लाए जाते हैं, जिसको आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है। तो ये कुल मिला के साम्यवाद के बारे में आपको पढ़ा रहा था कि जो रशिया था, जैसा यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, इसका जो डोमेन था वहाँ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी। एंड इसी के साथ चाइना था। एंड इसी के साथ तीसरी दुनिया के देश थे जिनमें ये अपने प्रभाव को जमाना शुरू कर देता है। एंड अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज इसी विचारधारा से मिलता है। तो इनकी लड़ाई ना केवल डोमिनेंस की थी, महाशक्ति की थी, बल्कि एक विचारधारा की भी लड़ाई बन जाती है। तो आपने पढ़ा ही होगा, जब मैं आपको बता रहा था कि घर पे जाके आप पढ़ना, तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। फिर सम हिस्टोरियंस डेट द ओरिजिन्स ऑफ द कोल्ड वॉर टू द रशियन रेवोल्यूशन। कुछ विचारक रूस की क्रांति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत बताते हैं, बट अधिकतर 1945 से 1950 के टाइम स्पैन को कहते हैं कि तब से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। कि क्या जो शीत युद्ध था वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई गलतियों का परिणाम था, जब एक दूसरे के प्रति मिसपरसेप्शन था, यानी कि एक दूसरे के पॉइंट्स को ना समझना था। दूसरा एक और कारण बताया गया है कि क्या ये जो वेस्टर्न लीडर्स थे, जो इंग्लैंड के लीडर थे, अमेरिका के लीडर थे, क्या वह सोवियत संघ को एक गलत शक्ति के रूप में दुनिया के सामने बताना चाहते थे, इसलिए इसकी शुरुआत होती है। यदि हम 1990 तक देखें तो जो शीत युद्ध के कारण बताए जाते थे वह वेस्टर्न शक्तियों के द्वारा अपने फेवर में ज़्यादा बताए गए और कहा गया कि इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बल्कि सोवियत संघ रिस्पॉन्सिबल था। परंतु 1990 के बाद की जो डिबेट होती है उसमें सोवियत संघ की तरफ का भी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। जैसे इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति का परसेप्शन आपने सुन लिया, उसने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे किया तो ये जो प्रॉब्लम सारी होगी, तो आपने उसकी बातों को एज इट इज़ सच मान लिया। ऐसा ही होता है ना। फिर आप दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनते हो, दूसरा भी आप अपनी बातें सुनाता है, तो आपको लगता है कि ये बंदा भी सही बोल रहा है। तो 1990 तक क्या हो रहा था कि केवल अमेरिका के द्वारा दिए गए परसेप्शन के आधार पर ही इस बात को माना जा रहा था कि शीत युद्ध की शुरुआत के लिए सोवियत संघ रिस्पॉन्सिबल है। परंतु 1990 के बाद कुछ और कारण भी उजागर होते हैं, जब सोवियत संघ के साहित्य को भी पढ़ा जाता है, उसके पर्सपेक्टिव को भी सुना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द पार्टीज। सभी पार्टीज के पर्सपेक्टिव को सुनना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आप जिस भी व्यक्ति से कुछ भी बात पूछेंगे वो अपने आप को विक्टिम ही बताएगा। जैसे कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमें इसका पता कहाँ से चलता है कि किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पर्सपेक्टिव सुनते हैं और हम उसकी बातों को एज इट इज़ सत्य मानकर ये मानना शुरू कर देते हैं कि 100% जो सत्य इसके द्वारा कहा गया। परंतु हम जब दूसरी पार्टी को सुनते हैं तो थोड़ा सा डाउट आता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ भी तो थी। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही कौन है गलत कौन है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा डाउट हमारे अंदर भी आता है कि ये चीज़ भी
हो सकती है। तो जब हमारी पड़ोसियों के साथ लड़ाई होती है तब भी तो वही होता है। आपका पड़ोसी क्या कहेगा कि मैं ये सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, मैं गलत हूँ, वो कभी भी नहीं कहेगा। वो बोलेगा कि मेरे नज़रिए से मैं बिल्कुल सत्य हूँ, हमारे नज़रिए से हम सत्य होते हैं। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव्स की बात होती है। 1990 तक केवल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही पर्सपेक्टिव सुन रहे थे। अब 1945 से लेकर 1953 तक जब शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी, उसके दौरान की कुछ घटनाएं बताई गई हैं। द ऑनसेट ऑफ द कोल्ड वॉर इन यूरोप रिफ्लेक्टेड फेलियर टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स एग्रीड एट द वॉर टाइम कॉन्फ्रेंसेज ऑफ याल्टा एंड पोस्टडैम। 2 कॉन्फ्रेंसेज बताई है मैंने आपको, कौन कौन सी, एक याल्टा एंड दूसरी पोस्टडैम। अब ये जो लोकेशंस है ये दोनों की दोनों जर्मनी में एग्जिस्ट करती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली, जर्मनी और फिर जापान एक दोस्त के रूप में काम कर रहे थे, एंड दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका ऐसे देश थे जो कि इनके खिलाफ लड़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध में 1945 तक आते आते ये तय हो चुका था कि जो मित्र राष्ट्र हैं वो जीतने वाले हैं और वो जीत चुके हैं। एंड उसी के एवज में 1945 में कुछ एग्रीमेंट होना शुरू होते हैं। तो जर्मनी के 2 हिस्सों में, एक तो बर्लिन में एक याल्टा और एक पोस्टडैम, 2 लोकेशंस हैं जर्मनी के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं। एंड इन 2 लोकेशंस के ऊपर 2 एग्रीमेंट होते हैं। एंड इन एग्रीमेंट्स को साइन करने कौन कौन आते हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और तीसरा क्या था, सोवियत संघ, क्योंकि तीनों दोस्त के रूप में काम कर रहे थे। अब ये तीनों यहाँ पे बैठते हैं, इसमें जर्मनी का कोई भी लीडर नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी हार चुका था और यहाँ पे जो हिटलर था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। अब ये तीनों जो देश थे जो जीत चुके थे, इनके द्वारा ये तय किया जाना था कि जर्मनी के साथ अब क्या करना है, जर्मनी के साथ अब कैसा बर्ताव करना है। उसी के साथ पोलैंड भी जर्मनी के फेवर में था, तो पोलैंड के साथ भी क्या करना है, और ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी इनके साथ क्या करना है, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। जैसे ही अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ के लीडर यहाँ पर डिस्कशन करने बैठते हैं, इनके बीच विवाद होना शुरू हो जाते हैं, आपस में विवाद होना शुरू हो जाते हैं। किसको लेकर कि जर्मनी के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, पोलैंड के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। ये भी एक कारण था कि जब आपस में बातचीत करी जा रही है तो वहाँ पर भी इनके बीच विवाद हो रहे हैं। तो जब आप कोई विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हो और साथ में मिलके बैठते हो तो विवाद हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक क्रिकेट की टीम बनाई और आप टूर्नामेंट जीत के आ गए, फिर आपने पार्टी करी बैठकर और फिर मैं तू हो गई आपकी। तो लाइक वाइज यहाँ पर तीनों कंट्रीज साथ में मिलकर लड़ रही थी जर्मनी के खिलाफ, परंतु जैसे ही जीत निश्चित हो जाती है, फ्यूचर में जर्मनी के साथ क्या किया जाना चाहिए, इनके बीच विवाद होना शुरू हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है पोस्टडैम एंड याल्टा कॉन्फ्रेंसेस, जो कि जर्मनी के याल्टा और पोस्टडैम में हुई थी। तो ये यहाँ पर सोवियत संघ है, और सोवियत संघ ने अपना प्रभाव ईस्टर्न यूरोप में यानी कि इस वाले हिस्से में जमाया, और ये 1945 से ही जमाना शुरू कर देता है। सोवियत संघ कहता है कि इन देशों को नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए, आत्मनिर्धारण का अधिकार होना चाहिए, यानी कि हर देश को ये अधिकार होना चाहिए कि अपने लिए क्या बेस्ट है, कौन सी बेस्ट सरकार है, क्या उनको किस तरीके का इकोनॉमिक मॉडल चाहिए, किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, और उसी के साथ इन देशों की नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होनी चाहिए। तो ये सोवियत संघ का कंसर्न था इन देशों के साथ। परंतु जो वेस्टर्न जो देश थे, इनके द्वारा, ये वाले जो देश थे, इनके द्वारा क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि सोवियत संघ का उद्देश्य इन देशों के साथ कोई हिस्टोरिकली या फिर ऐतिहासिक रूप से कोई सांत्वना देना नहीं है, या फिर सोवियत संघ जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि इन देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए, या फिर इन देशों को भी आत्मनिर्धारण का अधिकार होना चाहिए। सोवियत संघ का जो इंटेंशन है, जो उसकी अंदर की जो दबी हुई फीलिंग है, वो ये नहीं है कि वह इनके साथ सांत्वना दे रहा है, बल्कि उसका मेन इरादा इनको अपने वैचारिक प्रभाव में लेना है, इनको अपने अधिकार क्षेत्र में वैचारिक प्रभाव में लेना है। इसलिए सोवियत संघ के प्रभाव से ही ये वाले जो देश थे वहाँ भी साम्यवाद को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये देश साम्यवाद को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब सोवियत संघ का प्रभाव इन देशों में पड़ेगा तो इन देशों के द्वारा भी उसी विचारधारा को अपनाना शुरू किया गया जो कि सोवियत संघ की विचारधारा थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, इन्होंने सोवियत संघ के ऊपर आरोप लगाया कि इसका इरादा कोई ऐतिहासिक रूप से इनके साथ दोस्ती का नहीं है, बल्कि अपने वैचारिक प्रभाव इन देशों में फैलाना है।